हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से हम देखेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान। ये प्लान क्या है और इसका क्या रिलेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसको देखेंगे। IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन से चाइना बायोडाइवर्सिटी प्लान के बारे में समझेंगे। हेल्थ में से कोवैक्सीन, जो वैक्सीन है हमारी कोविड को लेकर, उसे 2 to 18 एज ग्रुप के लिए टेस्ट किया गया है, ट्रायल किया गया है और हो सकता है इसे बहुत जल्दी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाए। डेंगू के बारे में समझेंगे एंड सिलिकोसिस प्रिवेंशन, इससे रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया है। ये सिलिकोसिस क्या है इसके बारे में देखेंगे। देन GS3 में इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ के बारे में देखेंगे एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आगे बात करते हैं, पहला आज का टॉपिक देखते हैं। एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स कोवैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूथ इन 2 to 18 एज ग्रुप। तो मैंने आपसे कहा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इसे हो सकता है कि अप्रूवल मिल जाए, लेकिन यहाँ पे इसे रिकमेंड कर दिया गया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। तो कोवैक्सीन आप सभी को पता होगा, आप सभी को आई होप अभी तक वैक्सीन लग चुकी होंगी कोविड को लेकर। तो ये जो कोवैक्सीन जो है इसे 2 to 18 एज ग्रुप के लिए भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है एक्सपर्ट पैनल के द्वारा फॉर द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ओके, तो ये भारत बायोटेक की कोविड-19 की वैक्सीन है कोवैक्सीन, ठीक है, जिसे रिकमेंड किया गया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए फॉर 2 to 18 एज ग्रुप। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, 18 प्लस वालों को ही लगती थी ये वैक्सीन, अब 2 to 18 को भी लग सकेगी, ये रिकमेंडेशन दी है। अब देखो ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होती है या नहीं ये देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या इशू है और क्या होता है इमरजेंसी यूज अप्रूवल। ओके, तो देखो सबसे पहले भारत बायोटेक ने यहाँ पे फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं इस वैक्सीन के बच्चों के ऊपर, और 3 ग्रुप्स में इसको ट्रायल्स को कंप्लीट किया गया है, 2 to 6, 6 to 12 एंड 12 to 18। ओके, और ये रिकमेंड किया गया है इस एक्सपर्ट पैनल के द्वारा कि ये जो एज ग्रुप है 2 to 18 वाला, इसमें 28 डेज में 2 डोसेज लगाए जाएं बच्चों को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है और ये बिल्कुल सेफ है, ये कहा गया है। अब देखो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या होता है। जब भी कोई वैक्सीन होती है या फिर कोई ड्रग होता है या फिर कोई मेडिकल डिवाइस होता है या फिर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, कुछ भी ये सारी चीज़ें जब भी आती हैं हमारे देश में, जब वो अप्रूवल मिलता है उनको पब्लिक यूज़ के लिए, तो ये अप्रूवल कौन देता है, ये अप्रूवल देता है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी। और हमारे यहाँ का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, वो है CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अथॉरिटी है ये हमारे यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस को, डायग्नोस्टिक टेस्ट को, मेडिसिन को, वैक्सीन को ऑथराइजेशन देती है या फिर इन्हें अप्रूवल देती है कि ये पब्लिक यूज़ में अब आ सकते हैं। इंडिया में क्या हुआ कि देखो कोविड आया, ठीक है, यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई मेडिसिन है या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कुछ भी मेडिकल डिवाइस है, अगर उसे ऑथराइजेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो उसे एक ड्यू प्रोसेस से जाना पड़ता है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कई सारे ट्रायल्स होते हैं, हर ट्रायल के बाद अप्रूवल लगता है, तो कुल मिला के बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सबसे तेज़ी से किस वैक्सीन को यहाँ पे सबसे तेज़ी से अप्रूवल मिला था, तो वो था मम्प्स की वैक्सीन को। ठीक है, मम्प्स की जो वैक्सीन थी उसे सबसे तेज़ी से यहाँ पे अप्रूवल मिला था, और वो सबसे तेज़ी कितनी थी, 4.5 ईयर्स लगे थे इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में। लेकिन कोविड का पेंडेमिक ऐसा है कि हम इतना टाइम रुक नहीं सकते, तो यहाँ पे प्रोविजन आता है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का, यानी कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कुछ समय के लिए ऑथराइज करती है कि आप इन डिवाइसेस को प्रॉपर फैक्ट्स वगैरह को चेक करके ये ऑथराइज करते हैं कि आप अभी के लिए पब्लिक यूज़ में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस को, वैक्सीन्स को और ड्रग्स को। लेकिन इनका फाइनल ऑथराइजेशन आपको फिर भी लगेगा, हम इसको फाइनल ऑथराइजेशन देंगे अपने समय के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी आप इसको पब्लिक यूज़ में ला सकते हैं। इसका मतलब होता है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। ठीक है, इंडिया के जो ड्रग रेगुलेशन है इसमें कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है, ठीक है, कि किस तरह से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाएगा। तो इंडियन ड्रग रेगुलेशंस डू नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एंड द प्रोसेस फॉर रिसीविंग वन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो कैसे मिलेगा ये डिफाइंड नहीं है, हालांकि अभी तो मिल रहा है, CDSCO जो है वो दे रहा है, कोविड से रिलेटेड जो भी ड्रग्स और वैक्सीन है उनको ऑथराइजेशन दे रहा है। ठीक है, डिस्पाइट दिस CDSCO has been granting emergency और restricted emergency approval to COVID-19 drugs। ठीक है, तो ये छोटी सी इशू था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। डेंगू बहुत फैल रहा है, देखो डेंगू की यहाँ पे आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हो, डेंगू वायरल फीवर ऑन राइज इन नू, 18 डेथ रिपोर्टेड सो फार। तो देखो
डेंगू क्या है? डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज। तो देखो ये वायरस के कारण होता है, सबसे पहली चीज वायरस के कारण होता है, ट्रॉपिकल डिसीज है, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसीज यानी कि ट्रॉपिक्स में होता है, ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मेजरली इस रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है। और मॉस्किटो बॉर्न है, ठीक है, यानी कि मॉस्किटो से ये फैलता है। और मॉस्किटो कौन है इसके पीछे? प्रिंसिपली एडीज इजिप्टी। तो यही मॉस्किटो है जो चिकनगुनिया और जीका भी फैलाते हैं, ठीक है। तो ये मॉस्किटो किस तरह का मॉस्किटो है? ये डे ब्रीडिंग मॉस्किटो है, ठीक है, मतलब दिन में ये ब्रीड करता है, दिन में काटता है और उसके कारण डेंगू होता है, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात करें तो सडन हाई फीवर, सिवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आईज, सिवियर बोन जॉइंट, मसल पेन, ये सारी जो है ना इश्यूज, ये सिम्टम्स हैं डेंगू के, ओके। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस इसका ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है, हालांकि इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। देखो यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी आपको सिम्टम है उसको कर्व करने के लिए आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डेंगू वैक्सीन की बात करें तो अभी तक तो वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अभी अभी यूएस में एक वैक्सीन आई है डेंगू को लेकर, तो इंडिया में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है डेंगू की, ठीक है। इसके अलावा वॉलबाचिया बैक्टीरिया, देखो इस बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस बैक्टीरिया से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो हैं इन्हें इनफर्टाइल बना दें हम, ओके। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि वॉलबाचिया बैक्टीरिया में से जो भी इश्यूज ऐसे हैं जिसके कारण ये डेंगू, जीका ये सब क्रिएट करते हैं, वो सब खत्म हो जाए इस वॉलबाचिया बैक्टीरिया से, अगर हम उन्हें इन्फेक्ट कर दें तो, ठीक है। तो ये वॉलबाचिया बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं जो आपको डेली लाइफ में भी यूज़ करने हैं, क्योंकि अभी डेंगू के केसेस सच में बहुत बढ़ रहे हैं। तो मेजर्स टू कीप डेंगू एट बे। तो देखो डेंगू इज अ वायरल इलनेस, ठीक है, कॉज बाय 1 और 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। तो ये डेंगू वायरस के कारण होती है और ये एडीज इजिप्टम मॉस्किटो के कारण होती है, मैं बता चुकी हूँ। 13 to 15 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि आपको पता लगने में कि ये डेंगू है आपको 3 to 15 डेज लग सकते हैं। डूज एंड डोंट्स क्या है? देखो डूज ये हैं कि मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स यूज़ कीजिए, फुल स्लीव्स एंड ट्राउजर्स यूज़ कीजिए, डोर एंड विंडो स्क्रीन यूज़ कीजिए, और आपको अगर एक भी सिम्टम लगता है तो आप डॉक्टर को बिल्कुल कंसल्ट कीजिए। डोंट्स क्या है इसमें? डोंट लेट वाटर एक्यूमुलेट एनीवेयर, ठीक है, तो आपको कहीं पे भी वाटर को जमा नहीं होने देना है, ओके। उसके बाद दूसरी चीज़ कि एस्पिरिन आपको नहीं लेनी है अगर आपको सिम्टम्स हैं तो, और सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। तो हमारी आदत होती है कि हमें अगर कुछ भी, इंडिया में स्पेशली ये आदत होती है कि अगर हमें कुछ भी बीमारी हो रही है, थोड़ा बहुत फ्लू या वायरस जैसा लग रहा है, वायरल इन्फेक्शन लग रहा है, तो हम खुद ही अपनी तरफ से डॉक्टर बन जाते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हमने खुद ने एमबीबीएस कर लिया है और हम खुद ही अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इट कैन क्रिएट मोर सिवियरिटी इन योर डिसीज, ओके। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मोदी टू लॉन्च मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने 75th इंडिपेंडेंस डे पे कुछ घोषणाएं की थी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट घोषणाएं थी, अनाउंसमेंट्स थी। उनमें से एक घोषणा थी इस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के बारे में, जिसको उन्होंने लॉन्च किया था अंडर प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान। गति शक्ति प्लान नाम से समझ आ रहा होगा, गति का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कनेक्टिविटी का ये प्लान है, ठीक है, कि किस तरह से हमारे लॉजिस्टिक्स में स्पीड आएगी, कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, ये सारा इशू है यहाँ पे। तो नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री गति शक्ति, इसके बारे में यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जी हमारे यहाँ पे लॉन्च करेंगे ट्यूजडे को, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है हमारे देश में कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, ठीक है, स्पेशली लॉजिस्टिक्स हो गया, मल्टीपल एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है या फिर डुप्लीकेशन हो रहा है वर्क्स का, इसके बाद प्रॉपर पाइपलाइंस नहीं है, केबल्स नहीं है, रोड्स नहीं है। तो इन सभी इश्यूज को टैकल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्लानिंग की जाएगी अंडर प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये 75th इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया गया था ये प्लान को, और ये 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है, 100 लाख करोड़ का, ठीक है। और यहाँ पे होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, इंटीग्रेटेड पाथवे की बात की जाएगी इंडियन इकोनॉमी में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत इसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन होगा इसका थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये पता होना चाहिए। अब देखो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, रोड्स बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में मैन्युफैक्चरर्स के लिए किस तरह से लॉजिस्टिक्स को ईजियर किया जा सकता है, ठीक है, जैसे किस तरह से चीज़ों की डिलीवरी जल्दी हो सकती है, किस तरह से हमारा जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव हो सकता है, हमारा जो गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, उसका यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है। अब देखो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की मैं बात करूँ तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोजेक्ट्स दोनों को लेती है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दोनों की बात करती है।
2020 से 2025 तक का इसका टेन्योर रहेगा। 5 साल में हमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को डेवलप करना है, ठीक है। इसमें हम कहाँ कहाँ फोकस करेंगे, एनर्जी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, देन रोड्स पे, अर्बन एरियाज पे, रेलवेज पे, ठीक है। और 70% जो इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो इन 4-5 एरियाज में ही हम लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आउटलाइन प्लान्स टू इन्वेस्ट मोर देन 102 लाख करोड़, हमने यहाँ पे 100 लाख करोड़ की तो बात करी थी, 102 लाख करोड़ का माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, 24-25 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। और इसमें सेंटर, स्टेट और जो प्राइवेट सेक्टर है इसके बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 39%, 40% और 21% होगा ये, ठीक है। तो ये 39 नहीं है, 39, 40 एंड 21 है, ठीक है। तो ये बाद में अपडेट किया गया था। तो ये इस तरह से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा, सेंटर का भी होगा और स्टेट का भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्लान यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें उड़ान स्कीम को एनहांस किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, टेक्सटाइल क्लस्टर्स बनाएंगे हम, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जोन और ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। बेसिकली कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, और ये सारी ही चीज़ों को एक साथ लॉजिस्टिक्स से कनेक्ट करने का प्लान है, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान। ओके, आगे बढ़ते करते हैं। देखो, चाइना ने एक बायोडाइवर्सिटी फंड लॉन्च करने की बात की है, 233 मिलियन डॉलर्स का, ठीक है। तो ये चाइना कह रहा है कि हम 233 मिलियन डॉलर का एक नया फंड बना रहे हैं जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे, और ये हम डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें से हम इस फंड से एड करेंगे, हेल्प करेंगे अंडर यूएन कंजर्वेशन समिट, ये कहा है उन्होंने, ठीक है। यूएन कंजर्वेशन समिट में ये कहा है, ठीक है। तो बीजिंग जो है, यानी कि चाइना जो है, ये अभी तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, और उसने एक तरह से अपना जिम्मेदारी दिखाते हुए कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इन्होंने अपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तौर पर एक स्टेप आगे लिया है कि हम एक फंड बनाएंगे जिसमें हम जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हम यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू अकॉर्ड है ये 2030 और 2050 तक के टारगेट्स को सेट करता है, और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा इस बायोडाइवर्सिटी फंड का, कुनमिंग, ठीक है। कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड, कुनमिंग इज अ प्लेस इन चाइना, ओके। तो इसका ये 1.5 बिलियन युआन का या फिर 233 मिलियन डॉलर्स का होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि ये एक फंड बनाया चाइना ने। की प्रपोजल क्या है यहाँ पे, 30/30 एजेंडा, ठीक है। मतलब कि 30% फॉर 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड एंड ओशंस प्रोटेक्टेड स्टेटस बाय 2030, मतलब बाय 2030 हम 30% जो अर्थ का लैंड एरिया है और जो अर्थ के ओशन है उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो 30/30 ये याद रखना, ठीक है, 30/30। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 30/30 इज रिलेटेड टू व्हाट, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज रिलेटेड टू चाइनाज बायोडाइवर्सिटी फंड, ओके। इसके अलावा देखो, ग्लोबल स्पेंडिंग को बढ़ाया जाएगा, 350 बिलियन डॉलर्स तक किया जाएगा, ठीक है। एंड रिस्टोर नेचर नीड्स टू ट्रिपल दीज टिकट, यहाँ पे यूएन ने ये कहा है कि हम यहाँ पे 350 बिलियन डॉलर्स तक और बाय 2030 और 536 बिलियन डॉलर तक बाय 2050 खर्च करेंगे फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा इशू था, बस छोटी सी चीज़ें याद रखना कि चाइना ने बायोडाइवर्सिटी फंड लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, आज बहुत बड़े बड़े इशूज़ नहीं है, बहुत छोटे छोटे इशूज़ ही हैं, तो इन छोटे छोटे इश्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे रिपोर्ट आई है, रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स टू 4.35%, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ अप, ठीक है। तो देखो, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो गिर गया है, और रिटेल इन्फ्लेशन अभी कितना हो गया, 4.35%। अभी कुछ समय पहले तक ये 6% से भी ज़्यादा का था, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा चल रहा था, अभी 4.35% पे आया है। तो आई होप आपको सभी को पता होगा इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब होता है महंगाई, ठीक है। और इन्फ्लेशन दर कम होना, 6% से 4.35% हुई, इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई नहीं है, ठीक है। महंगाई है पर कम रेट से बढ़ी है अभी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हमारे यहाँ पे 2 इंडेक्सेस होते हैं जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। एक है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, रिटेल पे नापता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कंज्यूमर के एंड पे, रिटेलर के इन्फ्लेशन पे नापता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है। CPI जो है, इसमें फूड का जो वेटेज होता है वो कम होता है, इसमें फूड का वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें सर्विसेज को नहीं काउंट किया जाता, इसमें सर्विसेज को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसको कौन निकालता है, इसको निकालता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसको निकालते हैं। इसको कौन निकालते हैं, इसको मॉस्पी निकालता है, ठीक है। मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन निकालता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालता है, WPI को, ठीक है। ये तो होगी बेसिक डिफरेंस। अब देखो, इन्फ्लेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे CPI
की बात कर रही हूँ, ठीक है। सीपीआई को ही, अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम यहाँ पे सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आरबीआई कंसिडरेशन में लेता है, डब्ल्यूपीआई को आरबीआई कंसिडरेशन में नहीं लेता है, तो ऐसा क्यों? आरबीआई सीपीआई की बात क्यों करता है जब ये रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? अच्छा देखो यहाँ पे तो रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर ली, तो सीपीआई की ही बात करेंगे। वैसे भी जैसे आरबीआई की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है, आप सभी को पता होगा कि इसमें आरबीआई ने टारगेट किया है कि 4% ±2% ही इन्फ्लेशन दर होनी चाहिए। इस इन्फ्लेशन में ये सीपीआई को ही टारगेट क्यों करते हैं, डब्ल्यूपीआई को क्यों नहीं टारगेट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 4.35% हो गया सीपीआई। अब ये 4.35% होने के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि फूड इन्फ्लेशन जो है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है उसमें कमी आई है, फूड प्राइजेज में कमी आई है, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और ये जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन कम हुआ है ये 0.68% यहाँ पे नीचे गिरा है। वेजिटेबल्स के प्राइजेस भी गिरे हैं, मतलब वेजिटेबल का इन्फ्लेशन भी गिरा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो पल्सेज, एग्स, मीट्स, इन सब का जो मेनली फूड इन्फ्लेशन है ना वो कम हुआ है। ऑलराइट, और देखो यहाँ पे एक और जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया 9.5% का, ठीक है। तो और लोअर डेट टू जीडीपी रेशो भी यहाँ पे बोला है कि इंडिया का हो सकता है। तो देखो आईएमएफ जो है इसने कितना किया है प्रोजेक्ट, 9.5% प्रोजेक्ट किया है ग्रोथ रेट हमारा फॉर द ईयर 21-22, ठीक है, इतना किया है। अच्छा, हमारा जो बजट, हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे था उसने कितना किया था प्रोजेक्ट, उसने बोला था, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था लास्ट, उसमें ये कहा गया था कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया हमारा उसमें हमने 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन देखा था, और इस साल हम जो देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट वो 11% की देखेंगे, ये उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर कोटिंग इन द मेंस एज वेल एज फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी कहा है कि अगले साल के लिए 8.5% तक हो सकता है हमारा ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इंडियन इकोनॉमी अभी भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि क्या क्या, फाइनेंशियल मार्केट हमारा अभी भी धीरे चल रहा है, अभी भी वायरस हमारा पूरी तरह से गया नहीं है। तो इसके लिए हो सकता है कि ये जो आंकड़े हैं ये थोड़ा ऊपर नीचे और हों, लेकिन मोटा मोटा इतना ही यहाँ पे रहना चाहिए जो हमारा ग्रोथ रेट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हमारा आज का एडिटोरियल है, डू नॉट ब्रीथ इजी ऑन सिलिकोसिस प्रिवेंशन पॉलिसी। तो देखो सिलिकोसिस क्या है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। तो सिलिकोसिस क्या होता है कि जो भी एरियाज होते हैं जहाँ पे सैंड माइनिंग होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयड्स होते हैं वहाँ पे, जो सैंड माइनिंग करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको क्योंकि कंटिन्यूसली सैंड में रहना पड़ता है तो वो डस्ट जो होती है ना उनके लंग्स में जमा हो जाती है, और इन डस्ट में क्या होता है, सिलिका होता है। तो इसके कारण इनके जो लंग्स हैं वो चोक होने लगते हैं, इसी को कहते हैं सिलिकोसिस, ठीक है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है। क्या है, ऑक्यूपेशनल, क्योंकि ऑक्यूपेशन के कारण है, आपके ऑक्यूपेशन से लिंक्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, सैंड जमा होने लगती है, डस्ट जमा होने लगती है लंग्स में, और इसके कारण सिलिका जमा होने के कारण ये चोक होने लगता है, और ये बहुत सीवियर डिसीज है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। तो ये सिलिकोसिस अभी जब है ना, जब से वापस से पेंडेमिक थोड़ा स्लो डाउन हुआ है पेंडेमिक का, और वापस से जब से माइनिंग स्टार्ट हुई है, सिलिकोसिस वापस बढ़ने लगा है। राजस्थान जिसमें सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है वो फर्स्ट स्टेट बना है टू नोटिफाई इट एज एन एपिडेमिक, ठीक है। तो एपिडेमिक के तौर पे इसे नोटिफाई किया गया है। अब देखो ये जो डिसीज़ है ये प्रिवेंटेबल तो है, ठीक है, लेकिन ये क्योरेबल नहीं है, इसको आप क्योर नहीं कर सकते, इसीलिए ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस है। और ये इंटेंस और ज़्यादा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व है ना, जो डिसीज़, जो जिसको ये डिसीज़ हो रहा है वो खुद एक बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ठीक है। आप सोचिए जो माइनिंग करने वाले यहाँ पे लोग हैं, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, ये खुद कितने वल्नरेबल हैं, खुद कितने पावर्टी रिडन है, उसके ऊपर ये वाला डिसीज़ भी हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो सिलिकोसिस की बात करें तो सिलिकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन सी मिनिस्ट्री ने ये पोर्टल बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये पोर्टल बनाया है, और इसका नाम है सिलिकोसिस पोर्टल। इसमें क्या किया जाता है कि हर वर्कर का, जो भी माइंस में काम करता है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, और टाइम टाइम पे उनका डायग्नोसिस किया जाता है बाय डीएमएफटी। डीएमएफटी कौन है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है ये माइनिंग एरियाज में जो वर्कर्स काम करते हैं इनके वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डीएमएफटी है, ये यहाँ पे कोशिश करता है कि इन सभी का डायग्नोसिस हो टाइम टू टाइम, और अगर किसी में पाया जाता है कि सिलिकोसिस है तो उसको कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है, देखो इशू पहले डिस्कस करें उससे पहले ये देखो, ये एक फैक्ट है कि लास्ट 2 ईयर्स में लगभग 25,000 पेशेंट आए हैं सिलिकोसिस की जिनको कंपनसेशन दिया गया है, लेकिन 5,000 ऐसे 5500 ऐसे पेशेंट्स भी थे, 5500 पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनकी डेथ हो चुकी है सिलिकोसिस के कारण। उनको कंपनसेशन तो अब आप क्या ही दोगे, ठीक है, डेथ ही हो गई उनकी। अब यहाँ पे देखो इश्यूज क्या हैं इससे रिलेटेड। पहला और सबसे बड़ा इशू है पुअर रिपोर्टिंग का।
जो माइनिंग जहाँ पे होती है, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रिपोर्टिंग ही नहीं करने देते वहाँ के लोगों को कि आप जाके इस सिलिकोसिस पोर्टल में रिपोर्टिंग कीजिए, ये करने ही नहीं देते। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं वो भी यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करते। तो इसके कारण क्या होता है कि माइनर्स के ऊपर, जो माइनिंग के एम्प्लॉयर्स हैं, जिनका जो माइन ओनर्स हैं, उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ही फिक्स नहीं हो पाती। ठीक है, कि उनको सेफ कंडीशन रखनी है, उन्हें अपने वर्कर्स का ध्यान रखना है, ये सब कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा अब देखो, माइंस एक्ट है 1952 का और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है 2020 का। इन दोनों कोड्स और एक्ट्स में इसके बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे रिपोर्टिंग होनी चाहिए और क्या क्या कंपनसेशन, क्या क्या प्रोविजंस है माइन ओनर्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज़ तो है कि रिपोर्टिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। इसीलिए क्योंकि जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी तब तक डीएमएफटी यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट है, इसको पता ही नहीं चलेगा कि किधर किधर कहाँ कहाँ पे लोग काम कर रहे हैं माइनिंग से रिलेटेड, कौन कौन लोग इस माइन में इन्वॉल्व हैं, किस किस को यहाँ पे डायग्नोसिस करना है, कौन कौन कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है, ये सब कुछ पता ही नहीं चलेगा। और ये भी नहीं पता चलेगा कि जो माइन ओनर है वो सेफ प्रैक्टिसेस यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा माइन ओनिंग कम्युनिटी जो है वो एक मेजर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर भी है। स्टेट को या गवर्नमेंट को ये एक मेजर रेवेन्यू देता है ये सेक्टर जो है। इसीलिए भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इनकी तरफ थोड़ा सा ढील दिखाती है। ठीक है, क्योंकि उनको इधर से रेवेन्यू मिल रहा है। इसके बाद कुछ प्रोविजन है कि पहला प्रोविजन ये है कि मैंडेटरी है कि जो माइन ओनर है वो हर रेगुलर पीरियड में यहाँ पे हेल्थ चेकअप कराए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो वर्कर्स हैं उनका। दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ पे किसी को भी सिलिकोसिस होता है तो डीजीएमएस जो है, ये डीजीएमएस जो है, ये जो अथॉरिटी है ये कंडक्ट करेगी सर्वेस। ठीक है, कि किस किस को यहाँ पे सिलिकोसिस हो सकता है और क्या क्या कंपनसेशन किसको मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो देखो, ये तो एक बात हो गई कि एक तो कंपनसेशन की बात हो गई। ठीक है, और दूसरी बात हो गई कि यहाँ पे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए। लेकिन ये जो प्रोविजन है ना, ये खुद में भी डाइल्यूटेड है। किस तरह से डाइल्यूटेड है? पहली चीज़ कि यहाँ पे जो हेल्थ चेकअप की बात की उसमें एज स्पेसिफाई कर दी है गवर्नमेंट ने 45 ईयर्स, मतलब कि 45 ईयर्स से ज़्यादा जो वर्कर्स आपके यहाँ माइंस में काम करते हैं बस आपको उन्हीं का हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है। लेकिन सिलिकोसिस तो एज देख के नहीं होता है ना, तो ये एक डाइल्यूटरी फैक्टर है। यहाँ पे आपको सभी वर्कर्स का, जो भी सैंड माइनिंग में काम कर रहे हैं उन सभी का हेल्थ चेकअप होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिहेबिलिटेशन का। जैसे कि जो अथॉरिटी है यहाँ पे ड्रग ये माइनिंग को लेकर, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अथॉरिटी है उसको यहाँ पे देखना चाहिए। सर्वेस तो कराएगी अथॉरिटी, लेकिन यहाँ पे कोई रिहेबिलिटेशन, कंपनसेशन, इन सब का कोई प्रोविजन नहीं है। और ये भी प्रोविजन नहीं है कि अगर मान लो किसी वर्कर को यहाँ पे सिलिकोसिस हो जाता है तो उससे अब यहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा माइनिंग सेक्टर से, लेकिन उसे दूसरी जगह जॉब भी तो दीजिए, वो करेगा क्या? उसके पास तो लाइवलीहुड ही नहीं बचा, तो ये तो आप उसको वैसे भी मार रहे हो। तो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे कही गई है कि रोबस्ट सिस्टम की ज़रूरत है, कि ये सारी प्रोविजंस को एक रोबस्ट सिस्टम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और मेजर्स की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पे क्लोज अथॉरिटी के साथ जो है क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए और एक डिटेल्ड गाइडलाइंस बनानी चाहिए किस तरह से काम होगा। इसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूस हेल्थ चेकअप होने चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। इसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए कि अगर वो लो कॉस्ट डस्ट सप्रेसेंट्स या वेट ड्रिलिंग मैकेनिज्म बना सकें जिसके कारण ये डस्ट ना उड़े और सिलिकोसिस कम हो। ठीक है, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इनोवेशन के लिए हमें एनकरेज करना चाहिए सो दैट वो ऐसे डिवाइसेस बना सकें जिसमें ये जो वेट ड्रिलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो सकें या फिर जो डस्ट सप्रेसेंट्स हैं वो यहाँ पे इंश्योर हो सकें। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो फंड्स दिए जाते हैं ना, उनको फंड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे कि अभी देखो, लास्ट जो फंड्स दिए गए थे वो लगभग 750 करोड़ का फंड, सॉरी लगभग 3,500 करोड़ का फंड मिला था राजस्थान के इस अथॉरिटी को माइनिंग वाली, लेकिन इन्होंने सिर्फ 750 करोड़ यहाँ पे यूज़ किए। तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए माइन वर्कर्स को, इनोवेशन फंड के लिए कुछ पैसा रखना चाहिए, डिसेबिलिटी कंपनसेशन के लिए यहाँ पे पैसा रखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉयर का यहाँ पे रिलेशन को हमको समझने की ज़रूरत है, स्पेशली इन दिस सेक्टर, माइन सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सोशली, इकोनॉमिकली नहीं, फिजिकली भी
किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है थ्रू सच डिसीजेस, सिलिकोसिस जैसे। ठीक है, तो ये पूरा इशू था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। आज जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो मैंने नहीं लिए, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। फ्रांस अनवील्स 35 बिलियन प्लान। तो फ्रांस ने एक इनोवेशन प्लान बनाया है अपने लिए $35 बिलियन का। ठीक है, इसमें ये इनोवेशन करेंगे, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देंगे, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करेंगे, ये सब कुछ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सेकेंड है सीज विल राइज फॉर सेंचुरीज टू कम। देखो रोज इसके लिए नया डाटा आता है, तो आज भी एक डाटा आया है कि जो 10 मेगा सिटीज़ हैं एशिया में, उसमें से 9 मेगा सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन देख सकती हैं सी लेवल राइज के कारण। ठीक है, आगे उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेट्स प्लास्टिक रिसाइकलिंग टारगेट्स। ये पेज नंबर 10 पे आपको मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए अलग अलग टारगेट सेट करें, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। इसमें 3 कैटेगरीज में प्लास्टिक को डिवाइड किया गया है, कुछ रिजिड है, कुछ फ्लेक्सिबल है, और कुछ है जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे प्लास्टिक्स को डिवाइड किया गया है। तो आप एक बार ये वाला भी टॉपिक देख लीजिएगा। अगर इन तीनों टॉपिक्स में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।